चलिए साहब, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा। सर आज हम आ गए हैं एक और बेहतरीन एक छोटे से चैप्टर को लेकर बिजनेस स्टडी का, अब वो है सर कंट्रोलिंग। सो आज हम इस चैप्टर को बेटा वन शॉट में खत्म करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका बिल्कुल पूरा काम हो जाए एक छोटे से ही वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि बेटा ये रिवीजन वीडियो है, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम उन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे जहां पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस या केस स्टडी बनकर आती हैं। सो सिंपल सा लॉजिक रहने वाला जो अपन हर वीडियो में करते हैं कि सर उस चीज पर ध्यान ज्यादा देंगे जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। चलेगा? आइए साहब शुरुआत करते हैं। सर चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 8 है। एक बार जल्दी से मीनिंग पर काम कर लेते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। सर उन्होंने लिखना और समझाना चालू किया, कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर। सो एज वी ऑल नो कि सर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। शुरुआत होती है सर प्लानिंग से और कहानी चलती है कहां तक? कंट्रोलिंग। तो सर बेसिकली अगर मैं बोलूं कि सर मैनेजमेंट के तो 5 ही फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का एक बहुत मेजॉरिटी या बहुत मेजर रोल होता है जो हम इस चैप्टर में अभी समझने वाले हैं। चलें साहब आगे आ जाते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला? सर कंट्रोलिंग मींस, जो अपने काम का है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग मींस, रेड पर ध्यान दो, इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। अच्छा आपने ये सुना होगा कि सर कंट्रोलिंग में और प्लानिंग में कुछ तो रिलेशन होता है जो अभी लेटर ऑन अपन इस चैप्टर में समझने भी वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहां से हल्का सा तो आपको एक रिलेशन समझ में आएगा कि सर कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करने का काम कर रहा है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं वो हमारी प्लानिंग के हिसाब से परफॉर्म हो रही हैं या। तो सर कंट्रोलिंग का केवल यही काम है कि आपने जो प्लानिंग फंक्शन में प्लान बनाए थे ना, कंट्रोलिंग बस इतना काम करेगा कि उन प्लानिंग के हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज परफॉर्म होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करने का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर, मतलब एडिशन बात बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग और क्या इंश्योर करेगा? सो कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। सर कंट्रोलिंग का एक और काम है, कंट्रोलिंग साथ में यह भी इंश्योर करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं सर वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाएं फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल विच इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। इसलिए उसको क्या बोला? प्री डिटरमाइंड गोल। सर ये उन्होंने ऑलरेडी बोला ना, प्री डिटरमाइंड गोल, गोल विच इज ऑलरेडी सेट। सर प्री डिटरमाइंड गोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गोल ऑलरेडी आपने सेट कर लिया है एक फंक्शन में जिसका नाम है प्लानिंग। चलेगा बात? सर मतलब कंट्रोलिंग 2 बातें करता है। सर कंट्रोलिंग पहली बात ये करेगा, कंट्रोलिंग इंश्योर करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज प्लान्स के हिसाब से चलनी चाहिए। कंट्रोलिंग दूसरा काम ये करेगा, इंश्योर करेगा कि मालिक आपके जो रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होनी चाहिए टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। आई होप आपको ये कहानी इतनी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं सर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बिजनेस स्टडी में 2 बातें ऐसी होती हैं, एक होता सर फीचर्स या जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हो, एक होता सर इंपॉर्टेंस। सर बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हमें ना ये समझ में आना चाहिए कि सर जब वो इंपॉर्टेंस बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, या जब वो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। सर इंपॉर्टेंस का मतलब सर कंट्रोलिंग क्यों चाहिए। सर अगर कंट्रोलिंग नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना जो हमको ये बताती है कि सर व्हाई वी नीड कंट्रोलिंग, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन नीड कंट्रोलिंग। तो जो बातें सर कहीं ना कहीं हमें ये व्हाई का आंसर देती हैं वही बातें कहलाती हैं उसके इंपॉर्टेंस। ऑन दी अदर हैंड जो किसी भी टॉपिक के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑलवेज आपकी हेल्प करते हैं उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में। सर अगर मुझे किसी केस स्टडी को पढ़कर यह आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर कंट्रोलिंग है या नहीं है, तो वहां पर जो पॉइंट काम करेंगे वो कहलाएंगे उसके फीचर्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंस है। सर सबसे पहला क्या लिखा है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब सर एक अच्छी कंट्रोलिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। एक बार अंदर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं। सी कंट्रोलिंग वो फंक्शन है
जो आपकी प्रोग्रेस को मेजर करेगा कि आप अपनी गोल की तरफ कितना बढ़िया तरीके से जा रहे हो, वो प्रोग्रेस करके बताएगा, वो मेजर करके बताएगा उस प्रोग्रेस को। एंड ब्रिंग द लाइट टू द डेविएशन। हो सकता है ना आप अपने गोल की तरफ बढ़ तो रहे हो लेकिन उतना करेक्टली नहीं बढ़ रहे हो जितना बढ़ना, देयर इज अ सम डेविएशन, कुछ तो गलतियां चल रही हैं, तो उन गलतियों को भी कौन बताएगा? कंट्रोलिंग बता देगा। एंड इंडिकेट करेक्ट एक्शन। अच्छा, गलतियां तो दुनिया बता रही है सर, हमारे काम का वो आदमी है जो गलतियों के साथ साथ उनको सुधारा कैसे जाए वो भी बताए, तो कंट्रोलिंग ये भी काम करके देगा। मतलब पहले में उन्होंने क्या बोला कि सर वो आपकी प्रोग्रेस को मेजर करेगा, बहुत बढ़िया। सर अगर कोई डेविएशन है तो वो डेविएशन ही बताएगा, मतलब गलती बताएगा, और साथ साथ में सर उस गलती को सुधारा कैसे जाए, करेक्टिव एक्शंस क्या होने चाहिए वो भी इंडिकेट करेगा। चलेगा सर? पहला। दूसरा क्या लिखा है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। सर हम कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं प्लानिंग में। इफ यू रिमेंबर वन कॉन्सेप्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। लेकिन सर वो स्टैंडर्ड जो आपने सेट किए हैं, जो गोल्स, जो मोटिव आपने सेट किए हैं, क्या वो एक्यूरेट हैं, क्या वो करेक्ट हैं? वो मेजर कौन करके देगा? कंट्रोलिंग। क्या लिखा? अ गुड कंट्रोल सिस्टम enables मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। सर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट को ये बताएगा कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। ये भी बड़ा जरूरी है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सर जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। थर्ड क्या लिखा है? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। So by exercising control, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. Each activity is performed in accordance with the predetermined standard and norms. सर अगर आपने पहले से प्लानिंग कर ली है, पहले से आपने गोल को डिसाइड कर लिया है, तो आपकी सारी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ही वर्क करेंगी। और ये इंश्योर कौन करेगा? कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज प्लान के हिसाब से परफॉर्म होनी। अगर आप पहले से सब कुछ डिसाइडेड मैनर में काम कर रहे हो तो आपके रिसोर्सेस कभी भी वेस्टेज नहीं होंगे। ये भी कौन बता रहा है सर? कंट्रोलिंग कर रहा है आपके लिए। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। A good control system ensure that employee know well in advance what they are expected to do and what are the standard of performance on the basis of which they will be appraised. सर उन्होंने क्या बोला कि अच्छा कंट्रोल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको पहले से पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, हमारा वर्क को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, हमें किन स्टैंडर्ड पर काम करना है। और अगर ये पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड है, पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉय क्या रहेगा? हमेशा काम करने के लिए मोटिवेट रहेगा। ये भी एक गुड कंट्रोल सिस्टम का इंपॉर्टेंस होता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। Controlling create an atmosphere of order and discipline in the organization. It help to minimize dishonest behavior on the part of employees while keeping a close check on their। अच्छा आप सोचें, जहां पर कंट्रोलिंग बढ़िया हो, हर एक एक्टिविटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो वहां पर डिसऑनेस्टी जैसी चीजें होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते। करेक्ट? अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बढ़िया कंट्रोल रखते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप यहां वहां की एक्टिविटी थोड़ा कम परफॉर्म करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलें लास्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। Controlling provide a direction to all activities and effort for achieving organizational goal. सर कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं क्या कर रहा है आपको? सर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सारी एक्टिविटीज में, सारे एफर्ट में। तो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा तो सारे एक्टिविटीज, सारे एफर्ट में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा। ये सारे थे मालिक आपके कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस। लिमिटेशन है नहीं है, सो हम मूव करते हैं सर एक बढ़िया टॉपिक की तरफ, जो है सर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अच्छा एग्जाम में आप कभी कभी पाओगे बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है कि राइट डाउन दी रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। तो आज हम ये देखेंगे कि सर क्या कंट्रोलिंग और प्लानिंग में कोई रिलेशन है, और अगर है तो फिर क्या रिलेशन है। आइए साहब पढ़ते हैं। सर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। कितनी बढ़िया बात बोली है। और बेटा थ्योरी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आप चाहें तो सर जैसे बुलेट पॉइंट पर मैंने लिख रखा है, प्रेजेंट कर रखा है, आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सर क्या बोला उन्होंने कि सर प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के इनसेपरेबल ट्विन्स हैं। मतलब सर प्लानिंग और कंट्रोलिंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, अब कंट्रोलिंग से शुरुआत कर रहे हैं वो, अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड। सर कंट्रोलिंग हमेशा ये मानकर चलेगी, प्री सपोज कर चलेगी कि पहले से कुछ तो स्टैंडर्ड सेट किए जा चुके हैं, जिनको आप प्री डिटरमाइंड गोल भी बोल देते हैं। ये कंट्रोलिंग प्री सपोज करके चलेगी। दीज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस विच सर्व एज अ बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग आर प्रोवाइडेड बाय, उन्होंने बोला ना कि कंट्रोलिंग प्री सपोजेस करके चलेगी, प्री सपोज करके चलेगी कि देयर आर सम स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड किसने सेट किए हैं? प्लानिंग ने। सो हो गया ना एक रिलेशन प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच कि सर प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करता है और उसके हिसाब से कंट्रोलिंग काम करता है। चलेगा क्या? बहुत बढ़िया, आगे आज वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर डेविएशन एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर दैट इवेंट कन्फर्म टू प्लान। सर जैसे ही आपने प्लानिंग करी और जैसे ही आपने अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट किया, कंट्रोलिंग बेटा ट्रिगर हो जाती है। कंट्रोलिंग आपके एक्टिविटीज को मेजर करेगी कि आपकी एक्टिविटीज प्लानिंग के हिसाब से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को मेजर करो, डेविएशन को मेजर करने के बाद उसमें करेक्टिव एक्शन क्या है वो बताओ। तो सर प्लानिंग और कंट्रोलिंग, वंस प्लान बिकम ऑपरेशनल, एक्शन में तुरंत आएगा कंट्रोलिंग। आइए आगे। Thus, planning without controlling is meaningless, and similarly, controlling blind without। आप मुझे बताओ, अगर आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी है और कंट्रोलिंग नहीं करी है तो आपकी प्लानिंग बेटा मीनिंगलेस है। और सर उल्टा, सर कंट्रोलिंग तो है लेकिन प्लानिंग है नहीं, तो बेटा कंट्रोल करोगे क्या? क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए जो आपने सेट करे नहीं है, तो फिर तो भगवान जो दे दे वही सब कुछ बढ़िया है। प्लानिंग का अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, प्लानिंग ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्या चाहिए, क्या सोचा था, और कंट्रोलिंग इज क्या पाया। ये इन दोनों की कहानी है बेटा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। आगे आ जाइए। इफ द स्टैंडर्ड आर नॉट सेट, मतलब आपने प्लानिंग नहीं करी है, इफ स्टैंडर्ड आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर आपने एडवांस में सर स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हैं तो मैनेजर के पास कुछ भी कंट्रोल करने के लिए है ही नहीं, तो कंट्रोलिंग इसलिए क्या हो जाती है? ब्लाइंड हो जाती है। वेयर देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग का बेस ही है बेटा प्लानिंग, जिसके ऊपर कंट्रोलिंग पूरी स्टैंड करती है। और अगर प्लानिंग है ही नहीं तो फिर कंट्रोलिंग के लिए स्टैंड करने के लिए कोई बेस होगा ही नहीं। प्लानिंग सीक कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स, व्हाइल कंट्रोलिंग सीक्स टू कंपील इवेंट टू कंफर्म टू प्लान। ये भी उन्होंने बताया कि सर कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या कर चाहती है कि आप कंसिस्टेंटली काम करें। ऑन द अदर हैंड कंट्रोलिंग क्या चाहती है कि सर हमारे जो इवेंट हो, हमारी जो एक्टिविटीज हो, वो ऑलवेज प्लानिंग के हिसाब से चलनी चाहिए। प्लानिंग इज दस प्रिस्क्रिप्टिव वेयर इज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। सर प्लानिंग ऑलवेज आपको प्रिस्क्राइब करेगी कि काम ऐसे करना है, और कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करके बताएगी कि आप उस हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। It is often said that planning is looking ahead while controlling is looking back. ये हमेशा बोला जाता है कि प्लानिंग ऑलवेज होती है लुकिंग अहेड, आगे देखना, फ्यूचरिस्टिक, जबकि कंट्रोलिंग होती है बेटा लुकिंग बैक। ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट नहीं है, दिस इज पार्शली ये करेक्ट है, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं कि केवल कंट्रोलिंग बैकवर्ड ही चलती है, कंट्रोलिंग भी ऑब्वियसली बात है फॉरवर्ड चलती है, एंड प्लानिंग ऑलवेज फॉरवर्ड नहीं चलती है। अगर अच्छी प्लानिंग करनी है तो बेटा मुझे पास्ट को ध्यान में रखकर, एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट पार्टली करेक्ट है, पार्टली इनकरेक्ट है। हाउएवर द स्टेटमेंट इज ओनली पार्शली करेक्ट। ये अपन ने ऑलरेडी बोला, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड। सर दोनों ही, जैसे मैंने समझा है कि अगर अपन प्लानिंग करने जाते हैं तो बेटा हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को जरूर एक क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मतलब प्लानिंग आगे का काम तो करती है, साथ में पीछे भी देखती है। ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंट्रोलिंग केवल बैकवर्ड लुकिंग नहीं है बेटा, ये भी फॉरवर्ड लुकिंग है। अगर कोई डेविएशन आएगा तो इसको आगे करेक्टिव मेजर्स तो बताने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से वो क्या हो जाता है? फॉरवर्ड लुकिंग। सो दोनों ही बेटा फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। यहां से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आपको गारंटी से देखने को मिलेगा, वो है कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो अपन सबसे पहले पांचों स्टेप्स पढ़ते हैं, स्टेप्स में बहुत बारीकी से काम करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि बेटा हमें ये आज की क्लास में पांचों स्टेप बिल्कुल फिंगर्स पर
याद हो जाने चाहिए। आइए साहब शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक बार अंदर अपन जरूर पढ़ेंगे बेटा इसकी थ्योरी। रीजन बीइंग, जब भी केस स्टडी आती है तो केस स्टडी क्या बोलती है? केस स्टडी क्या बोलेगी कि सर आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा फंक्शन का कौन सा स्टेप है। तो स्टेप आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपके पास लैंग्वेज हो, जब आपके पास वो टर्मिनोलॉजी हो जो उसमें लिखी हुई है। इसलिए अपन ध्यान से आराम से अंदर का पढ़ते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। The first step in the controlling process is setting up of performance standard. Standard are the criteria against which actual performance would be measured. सर हमें अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको कोई तो एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके अगेंस्ट मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर किया जा सके, मेजर किया जा सके। तो उसके लिए मुझे पहले से स्टैंडर्ड तो सेट करने पड़ेंगे। Thus, standards serve as a benchmark towards which organization strive to work. Standard can be set in both quantitative as well as qualitative. ये दोनों हो सकते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। तो कंट्रोलिंग की शुरुआत होती है सर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से। सेकंड क्या लिखा सर? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इजी है कि सर अब मैंने क्या सोचा था वो मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने क्या पाया, एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, उसको मेजर करना है। सो सर परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। मैं अपने परफॉर्मेंस को इस तरीके से मेजर करूं कि वो रिलायबल हो, वो कंपेरेबल हो विद स्टैंडर्ड। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है सर? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड आपका सेट हो चुका है स्टेप नंबर 1 में, सर एक्चुअल को आपने मेजर कर लिया है स्टेप नंबर 2 में। अब क्या करो? दोनों को आप कंपेयर करो। सो स्टेप नंबर 3 बोल रहा है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। This step involve comparison of actual performance with standard. Such comparison will reveal the deviation between actual and desired result. सर जैसे ही आपने स्टेप नंबर 3 में दोनों को कंपेयर किया, अब आपके सामने डिजायर्ड रिजल्ट क्या था, मतलब क्या चाहते थे, और एक्चुअल रिजल्ट क्या पाया। इन दोनों में आपको एक कंपैरिजन मिलेगा और कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि क्या इनमें कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, कोई डेविएशन है। और अगर डेविएशन है तो कहानी हमको आगे बढ़ानी पड़ेगी। सो आफ्टर कंपेयरिंग स्टेप नंबर 4 क्या बोलेगा? एनालाइजिंग डेविएशन। सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। अच्छा ये तो आप भी मान के चलें सर, प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत डेविएशन तो आना ही है। लाइफ में हम जो सोचें और एग्जैक्टली वैसा हो, ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। डेविएशन ऑब्वियसली बात है बेटा एक्सपेक्टेड होते हैं। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। इसलिए क्योंकि हम पहले दिन से जानते हैं कि सर कुछ तो डेविएशन आएंगे ही। अगर आप एक 12th क्लास के लिए एक टारगेट बनाए प्लानिंग में कि मेरे को 95% स्कोर करना है, दिस इज योर प्लान्ड, दिस इज योर स्टैंडर्ड। लेकिन जब आप एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, तो एक आपके सामने एक मार्कशीट आएगी, उसमें एक परसेंटेज आएगा। हो सकता है वो सर 90 स्कोर हो जाए आपका, हो सकता है 95 से ऊपर आ जाए, कुछ तो एग्जैक्टली 95 आए ऐसा तो पॉसिबिलिटी कम है। तो आप क्या करते हो? जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो आप उसी समय ये भी डिसाइड करते हो कि देखो मैंने सोचा तो 95 है, लेकिन अगर 92 तक भी आएगा तो भी चलेगा। तो ये जो 3% की आपने रेंज रखी है ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। मतलब अगर 3% तक का डेविएशन आएगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है। वही बोल रहे हैं वो सर, इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सर वो डेविएशन की एक्सेप्टेबल रेंज क्या है। जैसे अपने एग्जांपल में 3% है। ऑल्सो deviation in key areas of business need to be attended more urgently as compared to deviation in certain insignificant areas. सर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो डेविएशन आए हैं क्या वो किसी इंपॉर्टेंट एरियाज में आए हैं। अगर इंपॉर्टेंट एरियाज में तो उनको हमको बहुत अर्जेंट बेसिस पर शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी जगह डेविएशन आए हैं जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको कल को नहीं भी ध्यान दोगे, नहीं भी करेक्ट करोगे तो भी चल जाएगा। अब बेटा एनालाइजिंग डेविएशन में सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में।
ये दो चीजें होती हैं बेटा, जब आप डेविएशन को एनालाइज करने जाओगे तो दो कॉन्सेप्ट आपके साथ में चलते हैं, वन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बेटा इन पर कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हमें दोनों तरीकों से ही मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। अगर डायरेक्ट आ जाए तो क्या लिखेंगे और केस स्टडी आ जाए तो क्या पढ़कर आइडेंटिफाई करेंगे, चलेगा? आइए साहब चालू करते हैं। सर सबसे पहला लिखा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद सोचकर देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक्टिविटी को तुम कंट्रोल करना चाहते हो तो सर एक तो वो इजी नहीं है, और कल को तुम किसी तरीके से कर भी लो तो बेटा वो फिर आपको पूरा कंट्रोल करना बहुत महंगा पड़ेगा। तो वही उन्होंने लिखा कि ना तो बेटा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, ये काम सस्ता नहीं है, ना ही इजी है कि आप हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते बैठे रहो। फिर क्या करें? कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। ये कहानी बेटा बड़ी है। की रिजल्ट एरिया क्या बोल रहे? की रिजल्ट एरिया में मतलब, एक सेकंड बेटा, की रिजल्ट एरिया, एक सेकंड, हाँ चलो, क्या बोला मालिक? की रिजल्ट एरियाज, की रिजल्ट एरियाज, ये कहानी। सर उन्होंने बोला कि सब कुछ कंट्रोल करना इजी नहीं है, और अगर कल को सब कुछ कंट्रोल करोगे भी तो फिर आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। तो सर एक काम करो ना, उन एक्टिविटीज को, उन एरियाज को कंट्रोल करते हैं जिनमें अगर कल को डेविएशन आ जाए तो उससे आपका जो रिजल्ट है वो इंपैक्ट होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपका टारगेट था 95%, समझना आप मेरी बात को। अब अगर आपको 95 स्कोर करना है तो आपको कुछ एक्टिविटीज बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेगी। रेगुलर आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, रेगुलर आपको स्कूल जाना पड़ेगा, होमवर्क करने पड़ेंगे, प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी ना एक आदत है कि आप हर एक महीने में एक बार आप ना थिएटर जाते हो मूवी देखने के लिए। आप समझना मेरी बात को। एक तो आपकी ये आदत है कि आप थिएटर जाते हो, और आपकी एक और आदत है कि आप पर डे कम से कम 4 से 5 घंटे ना बेटा मोबाइल फोन भी चलाते हो। समझना मेरी बात को। ये दोनों एक्टिविटीज हैं। आप मुझे बताओ, आपको दोनों एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए किसी एक को? किसी एक को करना चाहिए। अब और बता दो, इन दोनों में से किसको करना चाहिए? मोबाइल फोन को। क्योंकि सर महीने में एक बार थिएटर जाना मेरे रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन सर मैं जो 4 घंटे मोबाइल चला रहा हूं ना, ये मेरे रिजल्ट को इंपैक्ट करने वाला है। तो ये 4 घंटे मोबाइल चलाने का कहलाएगा की रिजल्ट एरियाज, जिन पर मेरी सक्सेस डिपेंड करती है। सर वो एक्टिविटीज जिन पर मेरी सक्सेस डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं की रिजल्ट एरियाज। तो अब हम सब कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, हम केवल वो बातें कंट्रोल करेंगे, वो एक्टिविटीज कंट्रोल करेंगे जिनसे मैं इजीली मेरे सक्सेस तक, मेरे गोल तक पहुंच जाऊंगा। तो सर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल केवल किसकी बात करता है? की रिजल्ट एरियाज की। दीज KRA आर सेट एज अ क्रिटिकल पॉइंट। सर वो एक्टिविटीज जो मेरी सक्सेस में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, उन्हीं को मैं क्या बनाऊंगा? क्रिटिकल पॉइंट। बोलो मालिक, यहां तक क्या बात समझ में आती है? पक्का? हम एनालाइजिंग डेविएशन में ही चल रहे हैं, और उसका पहला पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सर सेकंड कौन सा है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पढ़ लेते हैं एक बार। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज ऑफन रिफर्ड टू एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोला जाता है। कंट्रोल बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोल नथिंग। सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पता है कुछ छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर दुनिया में, जिंदगी में तुम सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो तुम ये पाओगे कि तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो सर फिर हमने ऐसी जंग क्यों लड़ना है जो हमें पहले से ही पता हो कि हारने वाले हैं? आप समझ कर देखो, अगर हमें पहले से पता है कि हम सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर सब कुछ कंट्रोल करना क्यों? हम तो ऐसी चीज कंट्रोल करें जो हमारे रिजल्ट के लिए कुछ तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो क्या बोल रहा है वो आगे। Thus, only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of। अब भी मैंने बोला था कि सर आप हर एक्टिविटी में एक रीजनेबल डेविएशन तो एक्सपेक्ट करते ही हो। आपको खुद पता है कि मैंने 95% सोचा है, तो 95 एग्जैक्ट तो आपने ऑलरेडी सर 95 सोचा था,
92 तक आपने बोला था चलेगा, तो परमिसेबल लिमिट कितनी हो गई? 3% की। 3% डेविएशन कल को आ भी जाए तो आपको कोई दिक्कत? सर जितनी आपने परमिसेबल लिमिट बनाई है, अगर डेविएशन उस परमिसेबल लिमिट के अंदर है तो फिर आपको मैनेजमेंट को खामखा परेशान करने की जरूरत नहीं है। सर आपको मैनेजमेंट को तब बताना है जब आपका डेविएशन इस परमिसेबल लिमिट से भी बाहर, मतलब आपने 92 तक तो सोच रखा है, कल को फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आ गया 90, तो आपने परमिसेबल लिमिट रखी थी कितने की? 3% की, जबकि आ गया है कितना अब डेविएशन? 5%। बेटा अब हमें मैनेजमेंट को बताना, यही बोलता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वापस पढ़ लेते हैं सर क्या बोला उन्होंने बोला ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड दी परमिसेबल लिमिट। सर ऐसा डेविएशन जो परमिसेबल लिमिट से बाहर चला जाए शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। हमें वही मैनेजमेंट को बताना है या उनकी नोटिस में लाना है। After identifying the deviation that demand managerial attention, these deviation need to be analyzed for their causes. और हम अगर परमिसेबल लिमिट के बाहर है हमारा डेविएशन, तो हम ये भी पता करें कि ये डेविएशन किस वजह से आया, व्हाट आर दी रीजंस, व्हाट आर दी कॉजेज। एक बार कॉजेज पता चल गए तो फिर क्या करोगे? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इन डेविएशन को किन तरीकों से सॉल्व किया जाए वो भी एक्शन आपको लेना है। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल या परमिसेबल। अगर आपका डेविएशन आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट या रेंज के अंदर है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसके बियॉन्ड जा रहा है तो फिर आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। मालिक हो गए 5 स्टेप पूरी कंट्रोलिंग प्रोसेस के। सर सबसे पहला था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दूसरा था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशन। उसमें 2 बातें, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर अगर कल को केस स्टडी आई और अगर आपका आंसर होगा बेटा एनालाइजिंग डेविएशन, तो एक बार ध्यान रखिएगा ऐसा तो नहीं उसमें अंदर भी मुझे बताना हो कि क्रिटिकल पॉइंट है या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। आप हमेशा ध्यान रखो अगर की रिजल्ट एरियाज की कुछ बात करें, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की बात करें, तो आंसर होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और अगर परमिसेबल लिमिट की बात करता है तो आंसर होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और एनालाइजिंग डेविएशन के बाद आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये है बेटा आपका फुल फ्लेजेड चैप्टर ऑफ कंट्रोलिंग जो हमने अभी आपके साथ पढ़ा। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा। पक्का यहां तक समझे? चलें साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।